मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। हाँ जी, कैसे हैं सभी लोग भाई। बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ग्लोबलाइजेशन, सारी चीज़ें हमने ऐसी भाषा में कवर करी थी कि अगर आपने देख लिया होगा तो सातों जन्म तक आपको याद रहेगा। कहते नहीं कि पढ़ाई का डर मेरे होते हुए अपने हृदय से निकाल दीजिएगा। पढ़ाई टूल जो है ना कि भैया कैसे साधारण ग्रेजुएशन करके आओ, हमसे बात करो आके। या मान लो कि आपने कभी आज तक पेन नहीं उठाया हो, लेकिन लेक्चर अगर मेरा देख लोगे तो उसके बाद जो है कि जो हम इसमें पढ़ाएंगे वो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का दूसरा लेक्चर जो है कि इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, इसके कॉजेज। अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि मुझे मालूम है कोई ऐसा भी देख रहा हो सकता है कि जो वाकई में गिला हुआ सौरभ भैया का लेक्चर देख लें। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जो मैंने बताया था कि ये एक हिसाब किताब का ब्यौरा, खाता बुक, जिसमें हम अपना कितना उधार लिया, कितना आया, कितनी कमाई हुई, कितना गया, वो सब अपना हिसाब किताब रखते हैं। उसके बाद जो है कि तो इसमें आज हम बात करेंगे गड़बड़ कैसे हो जाता है। कहते नहीं कि यार बजट बिगड़ गया, हिसाब किताब बिगड़ गया सब, यार कमाई हुई नहीं, खर्चा ज़्यादा हो गया, है ना, ऐसा हो जाता है। तो ये क्यों ऐसा होता है, हाउ डिसइक्विलिब्रियम इज करेक्टेड, कि भैया अगर जो है कि समस्या अगर हो गई है तो उसे सही कैसे करा जाए, उसका निदान क्या है। तो ये हम बात करेंगे यहाँ पर अपने देश के लेवल की, कि सरकार के खाते में कुछ गड़बड़ी अगर हो जाती है, कि अगर मान लो कि जो बिक्री है, बाहर जो बेच रहे हैं उससे पैसा आ रहा है ना, या बाहर से जो मंगा रहे हैं तो उसका पैसा देना पड़ रहा है, तो ये खाता जो गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, इस खाते में जब गड़बड़ी हो जाएगी उस गड़बड़ी को हम कैसे सही करेंगे। अब ये गड़बड़ी होती क्यों है, कौन जिम्मेदार है इस गड़बड़ी का, तो ये हम पूरा इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम, मतलब वही कि जो है कि इक्विलिब्रियम को अगर मैं साम्य, कि जो साम्य है ये कौन बिगाड़ देता है, असाम्य जो हो जाता है हमारा जो है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये कौन बिगाड़ देता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट वही आप समझिए खाता बुक, हमारा खाते का हिसाब किताब जो होता है ना जिस किताब में, उसका जो व्यवस्था जो वो कौन बिगाड़ देता है ना, वो कम ज़्यादा कैसे हो जाता है, हमारा बजट कैसे बिगड़ जाता है, वही सब चीज़ें हैं। तो व्हेन द डिमांड एंड ऑल्सो नोट दैट वेयर यू आर रीडिंग ऑफ द यूजीसी लेवल, आप ऐसा नहीं कि मैं आपको बता दूं केवल आपकी जानकारी के लिए, नहीं, यहाँ पर ये मैंने जो कंटेंट दे रखा है और मैं जो भी इसे समझाऊंगा, है ना, समझाने का तरीका मेरा शुद्ध हिंदी इसलिए ताकि आप बिल्कुल एक बार में समझ जाए। बाकी जो है कि जो कंटेंट यहाँ पर ये बहुत हाई लेवल का है, यूजीसी नेट पीजीटी टीईटी की आप बढ़िया तैयारी करिए, आईईएस लेवल का है, जो आपका इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का जो एग्जामिनेशन अगर आप हैं तो वो आप राइट कर सकते हैं यहाँ से देख करके लेक्चर समझ के। तो देखिए इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम, जैसे कि अभी क्या था कि देश की जो है कि मान लो एक्सपोर्ट हो रहा था बाहर चीज़ें, हम विदेशों में माल बढ़िया बेच रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश में मान लो चीज़ महंगी मिल रही है तो हम सॉरी बन रही है, मान लो उसकी लागत ज़्यादा आई तो हम क्या करते हैं भाई, उसे बाहर से मंगा लेते हैं। भैया मान लो अगर कोई एक यूनिट प्रोड्यूस करने में कोई चीज़ है तो उसमें मान लो 10 रुपये की लागत आ रही, लेकिन बाहर से हमको 7 रुपये में बनी बनाई मिल जाएगी, तो भाई गवर्नमेंट क्यों भाई ऐसा क्यों करेगी, हम भी लोग ऐसा क्यों करेंगे, बाहर से मंगा लेंगे। भाई इसलिए मंगा लेंगे बाहर से क्योंकि सस्ती मिल रही है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे यहाँ पर महंगी इसलिए बन रही है क्योंकि जो है कि बाहर टेक्नोलॉजी फास्ट है, या मान लो वहाँ रॉ मटेरियल जो है, मान लो कच्चा जो माल है वो बाहर उपस्थित है, यहाँ नहीं है भाई, है ना, तो हम बाहर से मंगा लेंगे। तो जो नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट है अगर तो बराबर चलता है, मान लो कि 100 रुपये की चीज़ हमने बाहर भेजी और 100 रुपये की मंगाई, तो जो 100 रुपये हमने चीज़ बाहर भेजी उससे 100 रुपये जो मिला वो हमने क्या करा, जो मंगाई उसका पेमेंट कर दिया, उससे हिसाब बराबर, इक्विलिब्रियम, गाड़ी इक्विलिब्रियम चल रही। लेकिन अगर मान लो कभी इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, अरे भाई मंगाई बेची तो मान लो 100 रुपये की, लेकिन हाँ आ गई चीज़ देश में मान लो 200 रुपये की, तो जब 200 का आ गई है या 150 की आ गई या 120 की आ गई, तो जो 20 रुपये ज़्यादा जो चीज़ आ गई है
तो ये 20 रुपये तो गड़बड़ हो गया ना हिसाब किताब। अब हम 20 रुपये कहाँ से लाएंगे भाई? 20 रुपये अगर हम जो हो गया वो कहाँ से लाएंगे? फिर तो वो तो अपनी जेब से देना पड़ जाएगा भाई। अगर आप धंधे पे बैठे तो धंधा हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं शब्द, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक प्रोफेशनल चीज़ें उसी तरीके से देखी जाएंगी, है ना। जो है कि मान लो कि अगर नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक तरीके से बिजनेस की तरीके से देखा जाए, गवर्नमेंट का भी एक तरीके से बिजनेस तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर मान लो ये कम बढ़ती ज़्यादा हो गया तो पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा ना, समझ रहे। तो मेन चीज़ ये है कि भाई मैं धंधा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उदाहरण यहाँ पे एक दुकान का ले रहा हूँ, एक दुकानदार का ले रहा हूँ, है ना, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। तो मान लो कि अगर भाई ऐसा हो जाएगा जेब से देना पड़ जाएगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए जो है कि जेब से ना देना पड़े, तो इसलिए उसके गवर्नमेंट को समाधान करती है, समाधान करेगी तो उसके बारे में भी हम आगे बढ़ेंगे। तो भाई जो ये गड़बड़ हो जाता है, मान लो कभी एक्सपोर्ट जो है कि कम हो गया और इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, तो ये इसे कहेंगे डिसइक्विलिब्रियम। या जरूरी नहीं कि इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, एक्सपोर्ट कभी ज़्यादा हो गया, एक्सपोर्ट ज़्यादा है। देखिए हमारे लहजे में तो मान लो कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारा बिक्री ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हमने बेच दिया और मंगा कम रहे हैं, तो फ़ायदे में, बहुत अच्छी बात भैया, फ़ायदे में है ना। लेकिन जो है कि गवर्नमेंट के उसमें जो है कि अगर मान लो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया, है ना, कि इनफ्लो, नेट इनफ्लो, करेंसी का इनफ्लो जो है कि वो ज़्यादा है ना, और आउटफ्लो कम है, तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि देश में महंगाई बढ़ जाएगी। अरे भाई कोई दुकानदार है मान लो, जो भी एक्सपोर्टर्स है बाहर, पैसा मान लो उनके पास ज़्यादा आ जाएगा। जब ज़्यादा पैसा आ जाएगा, जो इंडस्ट्रीज है उनके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो भाई ज़्यादा पैसा क्या हो जाएगा, देश में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ जाएगी। जब तरलता बढ़ जाएगी, हर आदमी के पास पैसा होगा, हर आदमी के पास पैसा होगा, तो वो क्या करेगा भाई, 100 की चीज़ 120 का रेट देने लगेगा, भैया हमें दो 120 देंगे हम, है ना। उलने लगता ना आदमी आज की डेट में कि भाई अगर मेरी जेब में मान लो कि ज़्यादा रुपया पड़ा है, तो भाई उनको कितने मिठाई है, हमने कहा कि मान लो कितने में लड्डू है, हमने कहा भैया 100 रुपये किलो है, ठीक है, तो निकाला फट से दे दिया। अब क्या पता वो 80 रुपये किलो था, है ना। अब वो तो क्या करा, 80 रुपये किलो बेच रहा, वो क्या करेगा, अब सबसे 100 मांगेगा, महंगाई बढ़ गई। तो ऐसे ही जो समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि वन, वही ऊपर इंग्लिश में जो हमने लिख रखा है, वन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एनी फॉरेन करेंसी इन अ कंट्री इज अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज इक्वल, इट इज टर्म्ड एज इक्विलिब्रियम। जब बराबर है डिमांड सप्लाई, वाइल डिसइक्विलिब्रियम मींस कंडीशन इज ईदर डिफिसिट और सरप्लस। अगर घाटा है या मुनाफा, मतलब जो है कि सरप्लस हो गया, तब भी जो है कि गड़बड़ है। एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ स्मॉल एक्सपोर्ट इन द इन्फ्लेशन और राइजिंग प्राइसेस इन द कंट्री। अब देखिए यहाँ पर वही है कि जब हमारे देश में मान लो कि डेफिसिट हो गया, मान लो एक्सपोर्ट कम हो रहा है ना, तो वही चीज़ें यहाँ पर मैंने डिस्कस कर रखी है, आप पढ़ लीजिएगा। हाँ मैंने इसलिए आपको दगी आके आप अपने नोट्स बना सके यहाँ से, है ना। मेरी बात जो कि अपनी लैंग्वेज में आप टाइप के नोट्स बने, बाकी यहाँ से भी आप थोड़ा देख करके नोट्स बना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, मान लो जहाँ पर जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, है ना, ये कोई एग्जाम में आ गया स्टेटमेंट एंड उन्होंने पूछ लिया वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, ऐसे आता नहीं स्टेटमेंट पे सवाल। तो इसी तरीके से इफ़ इट इज़ नॉट मैच्ड वाई अदर आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम इमर्जेस, है ना। तो अगर मान लो कि वही मैच अगर नहीं हुआ, मान लो एक्सपोर्ट इंपोर्ट मान लो मैच नहीं हुआ, तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। बेसिक बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑटोनोमस आइटम अकोमोडेटिंग आइटम्स, भैया बेसिक बैलेंस ऑफ पेमेंट से समझ जाओ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई ऐसा एक पेमेंट है जो बेसिक है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना। तो ये बेसिक पेमेंट जो है कि ये आता है आपका कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में नहीं आता है। करंट अकाउंट वो होता है इससे इनकम फ्लक्चुएट होती है। जैसे मान लो कि जो डेली एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेली जो हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी इनकम पे असर पड़ रहा है। मान लो एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ, कमाई ज़्यादा हुई, या मान लो एक्सपोर्ट कम हो गया तो कमाई कम हो रही है। बात समझ रहे हैं आप। लेकिन जो है कि ये जो बेसिक पेमेंट होते हैं, ये क्या होता है, ये हमारे जो है कि कैपिटल अकाउंट में जो है कि कैपिटल अकाउंट को प्रभावित करते हैं, ना कि करंट अकाउंट को। जैसे बहुत ज़्यादा, जैसे कि मान लो कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है ना, इन्वेस्टमेंट हो गया, जैसे मान लो कोई मेट्रो इन्वेस्टमेंट की उन्होंने क्या बात करी कि भाई आपके पूरे देश में हम मेट्रो लाइन बिछा देंगे, इसका हमारा 2 लाख करोड़ रुपए का जो भी है, मान लो बहुत बड़ी वैल्यू माइक कोई मान लो, ठीक है, ये हमारा 100 साल का प्रोजेक्ट होगा। 100 साल तक हम अपने आपके यहाँ पे जो है कि हर आपके ज़िले में मेट्रो बनवा देंगे। उसके अगले 100 साल तक हम जो है कि आपकी मेट्रो से कमाई करेंगे। जो भी टोल वहाँ से जो टोल का मतलब जो टिकट होगा, उसका पैसा सब मेरी जेब में आएगा, आपको 1 रुपया नहीं देना है ना। हम बना देंगे मेट्रो। तो ये हो गया उनका जो है कि ऑटोनोमस प्रोजेक्ट अभी हो गया है ना। तो देश में हमारे ग्रोथ तो हमारे देश में होगी ना, तो ये कैपिटल अकाउंट में आएगा, ना कि करंट अकाउंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नहीं जाएगा ये। तो अब ये क्या होगा, तो इसे कहते हैं, तो इसी बेसिक पेमेंट को हम कहते हैं ऑटोनोमस, है ना। अब उसके बाद जो कि अकोमोडेटिंग आइटम क्या होते हैं, अकोमोडेटिंग वो होते हैं जो हमारे नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो हमारी नेशनल इनकम देश की जो है कि उसको घटाते बढ़ाते हैं, उसको कहते हैं अकोमोडेटिंग आइटम। जैसे हमारी गवर्नमेंट जो है कि बाहर से लोन लेती है, इंडियन मॉनेटरी फंड से क्या है कि भाई एसडीआर ले लिया, है ना, या मान लो कमर्शियल बैंक से कोई बोरो कर लिया। किसके लिए बोरो कर लिया, कि मान लो कोई वित्तीय संकट आ गया, है ना,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट गड़बड़ गया तो उसको बराबर करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को, उसको डेफिसिट को सही करने के लिए, तो ये इसलिए जो है कि वो आपका आ जाएगा अकोमोडेटिंग में, और उसको हम कंपनसेटरी आइटम भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो है कि यहाँ पर व्हेन ऑटोनोमस मूवमेंट्स कैंसिल आउट, अब देखिए एक टाइम पे मान लो कि जब भाई जो प्रोजेक्ट था 100 साल का, जब वो जो है कि मान लो कि अपने आप मान लो कि बीच में किसी टाइम उसमें क्या हो गया भाई, हमारे देश पे प्रभाव पड़ गया, हमारे देश में मान लो घाटा हो गया, मान लो जगह वगैरह उन्होंने ली, है ना, लेकिन वो जगह किसी और काम पे हो सकती, किसी और काम में भी यूटिलाइज हो सकती थी, लेकिन जो है कि वहाँ मेट्रो के लिए हमको ऐसा लगा कि नहीं ये तो भाई घाटा वाला हमने काम कर लिया, क्योंकि जितने का तो प्रोडक्ट नहीं, उससे ज़्यादा तो हमारा यहाँ पे नुकसान हो रहा है, हमारी जो है कि इम्पैक्ट हो रही है जनता, बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन वो जो कि ये इसमें ये होता है कि ये ऑटोनोमस होता है, इसमें जो कि गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करती है, इसमें क्या होता है, करती तो बहुत कम करती है, ना के बराबर, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये ऑटोनोमस होता है, इसमें जो है कि जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट कुछ करे इसमें, ये जैसे कि मान लो एक टाइम पे जब मेट्रो बन जाएगी और तो उसके बाद क्या अल्टीमेटली किसको बेनिफिट है, हमारे देश को बेनिफिट है ना। तो इसलिए इसमें कहते हैं जो घाटे भी हो जाते हैं वो एक टाइम पे पूरे कवर हो जाते हैं, किसमें लॉन्ग टर्म में कवर हो जाते हैं ये। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला दे रखा है, हैंस इट कैन बी नोटेड इक्विलिब्रियम कैन बी सस्टेन्ड विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड कैन बी गिवन बाय ई माइनस ई माइनस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब यहाँ पर भाई एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट क्यों आया, क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट मान लीजिए वो जो भी हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है ना, इंपोर्ट मतलब जो भी मतलब जो है कि उसमें गया है रेवेन्यू, है ना, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस, तो उसमें मतलब कोई घाटा आ गया, सपोज ऐसा हो गया कि भाई हमारी जो है कि उसमें जो है कि तो घाटा हो गया उसमें, तो उसमें क्या है कि ये एलटीसी हो गया है कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल मूवमेंट। तो जब लॉन्ग टर्म में आगे चल के जब कैपिटल मूवमेंट होगा, है ना, तो उससे क्या होगा, वो हमारा कवर हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया आपका जो है कि आपका हमारा एलटीसी से जो भी कवर होने वाला ऑटोनोमस पेमेंट के बराबर हो जाना, बिल्कुल ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट आगे हम ये बात करेंगे कि भाई ये क्या क्या कॉजेज होते हैं, डिसइक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, है ना, जो मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में गड़बड़ी आ जाती है ना, जो डिसइक्विलिब्रियम मैंने बताया कि जैसे कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हो गया, गड़बड़ गया, आपस में बराबर नहीं है, तो वो डिसइक्विलिब्रियम हो गया। तो उसका कॉजेज, सबसे पहला कॉज है साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम। साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम भाई समझिएगा कि जैसे कि हमारी जो इकॉनमी है एक तरीके से साइकिल की तरह चल रही है, जैसे ये जो है कि ऐसे चलती है, जैसे कि जहाँ से स्टार्ट हुई वापस जो है कि वहीं पे आकर के फिर से स्टार्ट हो रही, इस तरीके से स्टार्ट हो रही। हाँ साइकिल आगे बढ़ रही है लेकिन, है ना, जैसे क्या होता है, जैसे कि मंदी आती रहती है ना, जैसे कि मान लो कि महंगाई आती रहती है। आपने कभी ऐसा देखा कि महंगाई हमेशा के लिए है? देखिए वो अलग चीज़ है जो रुपए की जो है कि एक टाइम पे वैल्यू कम हो रही है, वो गवर्नमेंट ने बड़े बड़े स्टेप लिए डिवैल्यूएशन के, उसकी वजह से मान लो जो चीज़ पहले 1 रुपए की मिल जाती है तो 10 रुपए की मिल रही है, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक टाइम पे महंगाई, शॉर्ट रन में महंगाई हो जाना, जैसे कि मान लो कि एक साथ आप कभी कभी आपने देखा होगा कि भैया सब्जी बहुत महंगी हो गई है, या जो भी दाम एकदम बहुत हाई हो गए किसी चीज़ के, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक टाइम पे कम हो गए, है ना। तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये साइकिल होती है। जैसे कि महंगाई जब, जैसे कि मान लो कि हमारे जब जेब में पैसा ज़्यादा होता है, मान लो कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मान लो कोई मान लो कि प्रोडक्शन वगैरह हो गया, या मान लो कि कहीं मतलब प्रोडक्शन का है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मान लो कि हो गया, या मान लो गवर्नमेंट जो है कि क्या कर रही है कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह एक साथ कहीं बढ़ जाता है कभी कभी किसी किसी ईयर में, है ना। तो वो क्या होता है, मान लो कि लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा आ गया, तो जब पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो भाई डिमांड करेंगे तो फिर भाई जो है कि उसी चीज़ की ज़्यादा वो पैसे देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, जब ज़्यादा पैसे देने लगेंगे तो ऑटोमेटिक प्राइसेस बढ़ जाएंगे, है ना। या मान लो कि सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड उन्होंने कर दी ज़्यादा क्योंकि उनका पैसा है, तो भाई सप्लाई उतनी है तो वो प्रोड्यूसर क्यों उतने कम रेट पर, तो कहेगा भाई ज़्यादा पैसा दो मुझे। जब डिमांड ज़्यादा आ जाएगी, मान लीजिए आपके पास 5 जो है कि मान लो कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि 5 आपके पास मान लो कि एप्पल है ना। अब भाई अगर मान लो केवल खरीदार 5 हों तो आप 10 रुपये एप्पल के हिसाब से बेच दोगे, कोई बात नहीं, आपने डिसाइड करा। लेकिन वही खरीदार अगर आपके पास 100 आ जाएँ तो आपके 10 रुपये के हिसाब से बेचोगे? नहीं, आप तो अपने मुँह का दाम मांगोगे, आप कहोगे नहीं ये क्या एप्पल 100 रुपये का है ना। तो महंगाई बढ़ जाती है, इसीलिए डिमांड अगर ज़्यादा होती है। तो साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है कि भाई एक टाइम पे जब महंगाई बढ़ती है तो बाहर लोग क्या करते हैं, बाहर से चीज़ें लेना पसंद करते हैं, इंपोर्ट करने लगते हैं। हम क्यों लेंगे, उन्होंने सीधे सीधे बाहर से इंपोर्ट करना चालू कर दिया, बात समझ रहे हैं आप। लेकिन मान लो कभी कोई मंदी आ गई तो मंदी में क्या हुआ कि भाई चीज़ें बहुत सस्ती होंगी, तो बाहर से क्या करा उन्होंने, चीज़ें लेना क्या कर दी, कम कर दी, इंपोर्ट कम कर दिया, है ना। और जो है कि यहीं अपने देश से खरीदने लगे। बाकी लोग विदेशी लोगों ने देखा कि अरे यहाँ तो उनके घर में बड़ा सस्ती चीज़ें इनके देश में, वहाँ से वो क्या करने लगे, ऑर्डर मारना चालू कर दिया, यहाँ से एक्सपोर्ट होने लगा, एक्सपोर्ट बढ़ गया, इंपोर्ट कम हो गया, है ना। तो ये साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम आते रहते हैं। थ्योरी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, यही जो मैंने बात बोली वही यहाँ पे लिखी हुई है। हाँ इलास्टिसिटी, देखिए यहाँ पर ये वाली टर्म है, देखिए इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है
जो प्रोडक्ट है जो है कि उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड घटेगी या ज़्यादा होगी। मान लो प्राइस में कम होने से उसकी डिमांड घटेगी या नहीं घटेगी। जैसे मान लो कि अब बाहर, मान लो सपोज फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, नमक जो है कि मान लो कि सपोज बाहर एक्सपोर्ट होता है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं मान लो कि अब जो नमक ऐसी चीज़ है, मान लो अब इसका मान लो हमने प्राइस कम कर दिया हमारे देश में, बिल्कुल कम हमने गिरा दिया, तो क्या बाहर एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे, करने लगेंगे? कौन कौन लेने लगेगा ज़्यादा? भाई नमक जो आदमी इतना खाता है उतना ही खाएगा ना, तो ज़्यादा नहीं मंगाएगा ना नमक वो। तो ये क्या है कि इसकी इलास्टिसिटी वैल्यू क्या लेस देन 1 है, मतलब रेट इन चेंज इन प्राइस, परसेंटेज रेट इन चेंज इन प्राइस जो भी है, तो वो जितना होता है उससे ज़्यादा मतलब जो है कि वो नहीं होता है, उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं होती है ना। अगर मान लो आपने प्राइस बहुत ज़्यादा मान लो कम कर दिया तो क्या होगा, उतनी ज़्यादा क्या डिमांड कम हो जाएगी? ऐसा नहीं है, डिमांड उतनी ही रहेगी, है ना। तो इसलिए क्या है, तो जो डिमांड का परसेंटेज ऊपर रहता है प्राइस का नीचे रहता है, तो इसलिए उसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। जब इलास्टिसिटी वैल्यू लेस देन 1 होगी तो इट विल नॉट इम्पैक्ट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट मोर, है ना। आप ऐसे समझिए बात। सेकुलर और लॉन्ग रन डिसिक्विलिब्रियम, देखिए सेकुलर का हिंदी मतलब होता है धर्म निरपेक्ष। अब इसी बात से आप समझ जाइएगा इसके अंदर की बात। इससे मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ कि सेकुलर मतलब एक बिल्कुल जड़ में होता है, आदमी की धर्म जो है कि वो जड़ में घुसा हुआ होता है, डीप रूटेड होता है, बिल्कुल बहुत बुरी तरह जो है कि मर जाता है आदमी जो है कि आप अगर धर्म के उससे संबंधित कुछ बात कर दोगे आदमी यहाँ कबूला हो जाता है, क्योंकि वो धर्म मतलब जो वो जनरेशन टू जनरेशन चलता है। बात समझ रहे हो? तो ये सेकुलर कुछ ऐसे डिसेकुलर हो जाते हैं कि जो बिल्कुल घुस जाते हैं इकोनॉमी में, उनको उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो ये होता है, और वो ये बहुत लॉन्ग टर्म में होते हैं, ये बहुत लॉन्ग टर्म में हो जाते हैं ऐसे कुछ। तो यहाँ पर ये वही मैंने यहाँ पर रखा है कि सेकुलर डिसेकुलर में इज एन वैलेंस ऑफ पेमेंट अकर्स बिकॉज ऑफ लॉन्ग रन एंड डीप सीटेड चेंजेस, डीप अंदर घुस जाते बैठ जाते हैं ना। इन एन इकोनॉमी एज इट डेवलप्स वन स्टेज ग्रोथ टू अनदर। कहते ना धर्म है तो वो चाहे कितने भी जो है कि वो हो जाए, क्या कहते हैं, बाबा के दादा के नाना के बरबाबा वही धर्म चला आ रहा हमारा। तो ऐसे यहाँ समझिएगा कि ये जो है कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ऐसे बढ़ता रहता है, सालों साल चलता रहता है ना। द करंट अकाउंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉलो ए वेरिंग पैटर्न फ्रॉम द वन स्टेज टू अनदर। ठीक है, वही बात हो गई, एक स्टेज दूसरे स्टेज में। उसके बाद जो है कि इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स। अब ये कह रहा है कि इनिशियल स्टेज में डेवलपमेंट में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जो है कि ये ऐसा क्यों होता है, देखिए शुरुआत में क्या होता है, जैसे मान लो लोगों के पास पैसा है मान लीजिए, तो उन्होंने क्या करा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने लगे। इन्वेस्टमेंट मतलब जो है कि कुल मिला के वो क्या करने लगे कि भाई बाहर से मान लो कि बाहर उन्होंने मतलब जो है कि पैसा भेजने लगे, इन्वेस्टमेंट करने लगे, है ना। अब सेविंग कम कर रहे हैं, पैसा बचा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि जो है कि यहाँ से चीज़ें जो है कि वो धंधा कुछ बनाया, प्रोडक्ट वगैरह बनाया, अब बाहर भेजने लगे, है ना। या भाई अगर मान लो कि बाहर, अब आपके दिमाग में कि हर आदमी क्या बाहर क्यों भेजेगा घर में, लेकिन भाई वो कुल मिला के बाहर ही चला जाता है। जैसे कि हमने क्या करा, सपोज गेहूँ है ना, गेहूँ पैदा हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, आटा वगैरह जो है कि बन रहा है, पैकेट में हम लोग खरीदते हैं, है ना। लेकिन हमारे पास जब पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वही जो है कि क्या करेंगे भाई, किसान आदमी के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो वो और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, वही गेहूँ वगैरह और प्रोड्यूस करने लगेगा, है ना। बात समझ रहे हो? तो फिर वो खरीदना बंद कर देगा, प्रोड्यूस खुद करेगा। हालांकि करता खुद है, लेकिन बहुत सी कम्युनिटी है वो क्या होती है कि भाई वो लोग मार्केट से खरीदते हैं, तो जब वो हमारे देश का जो है कि भाई क्या होगा कि वो चीज़ें सरप्लस हो जाएगा, जो सरप्लस चीज़ है वो बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाएगी, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। लेकिन एक टाइम पे क्या होता है कि भाई जब मान लो पैसा नहीं है तो क्या होगा भाई, आदमी क्या करेगा, सेविंग जो है कि ज़्यादा करने लगेगा, है ना, कि पैसे नहीं तो थोड़ा बचा लो, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे इम्पोर्ट बढ़ जाएगा। कैसे कि विदेश जो है कि बचाएगा, प्रोडक्शन वगैरह यहाँ पे नहीं होगा तो गवर्नमेंट को बाहर से चीज़ें मंगानी पड़ जाएंगी, है ना। तो ये इसीलिए होता है। तो ये जो है कि ये लॉन्ग टर्म में होता है, ये बहुत ज़्यादा लंबे समय में, तो इसको उखाड़ फेंकना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है ना। तो इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, कैपिटल मूवमेंट का इस्तेमाल करती है। फिर जो है कि बाहर से जब ये समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो गवर्नमेंट पैसा जो है कि बाहर से कैपिटल मूवमेंट करके जो है कि इसको सही करती है। कैपिटल जैसे कि मान लो समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है तो गवर्नमेंट बाहर से पैसा उधार लेकर के अपना जो डेफिसिट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हो गया है, चूँकि वो तो लगातार निरंतर डेफिसिट बना चला जा रहा है, तो उसको सही करने के लिए क्या करती है, पैसा मंगा के उसको ठीक करती है। जैसे मान लो कि इम्पोर्ट चीज़ें जो है कि बहुत ज़्यादा हो रही हैं, है ना, और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो गवर्नमेंट बाहर से पैसा लाएगी, यहाँ माल बनवाएगी, माल बनवा के उसको एक्सपोर्ट बढ़ाएगी, बराबर कर देगी इम्पोर्ट के, है ना। तो ये उसकी पूरी थ्योरी लिखी हुई है, आप समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका लेकर के जो मैंने समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है ना।
अब उसके बाद जो है कि टेक्नोलॉजिकल डिस्क्लोजर। अब देखिए टेक्नोलॉजिकल डिस्क्लोजर कैसे होता है, जैसे मान लो कि गाड़ी सही चल रही थी बिल्कुल, जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उतना इंपोर्ट हो रहा है, जितना एक्सपोर्ट उतना इंपोर्ट। अचानक क्या हुआ कि हमारे यहाँ कुछ इनोवेशन हो गया, है ना। जैसे कि बाहर से मान लो कोई चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, तो क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी लागत यहाँ आ रही 10 रुपया, बाहर से मंगाते हैं मान लो कि 8 रुपया में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बाहर की टेक्नोलॉजी फास्ट है, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं, लेकिन अचानक वो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आ गई, इनोवेट हमने कर ली वो टेक्नोलॉजी। अब वही चीज़ भाई हम यहाँ पे बनाते रहे 7 रुपये में, तो हम फिर बाहर से 8 रुपये में क्यों मंगाएंगे। तो हमने क्या करा कि भाई इम्पोर्ट तुरंत फट से बंद कर दिया वहाँ पे, बाहर चीज़ मंगाना बंद, क्योंकि हमें तो वहाँ पे क्या हो गया, इम्पोर्ट कम हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ गया। बात समझ रहे हैं आप। तो वो क्या हो गया, फर्दर जो है कि इनफ्लो मनी फ्लो होने लगा हमारे यहाँ पे, ज़्यादा हो गया। या मान लो कभी कभी क्या हो गया कि किसी बाहरी देश ने टेक्नोलॉजी बढ़िया बना ली, जो चीज़ हम यहाँ पे 10 रुपये में बना रहे हैं वो वहाँ पे बनाने लगा 6 रुपये में, तो हम क्या करेंगे, छोड़ो भाई बाहर से मंगाने दो, एक्सपोर्ट हमने बढ़ा लिया, सॉरी इम्पोर्ट बढ़ा लिया, है ना। तो ये चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, आप पढ़ लीजिएगा आप, मैंने यहाँ पे लिख रखा है पूरा। और स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम आप समझिएगा जैसे कि स्ट्रक्चर से आप समझ रहे, वर्ड से स्ट्रक्चर, वर्ड से ही आप समझ जाइएगा कि जो स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाए मान लो कि, है ना, तो वो हो जाएंगे आपके स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। यहाँ पर आप समझिएगा कि स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम एट द गुड लेवल अकर्स, गुड लेवल। जैसे कि आप इकोनॉमी का आप स्ट्रक्चर आप समझिएगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है कि भाई एक्सपोर्ट तभी तो होगा जब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी बढ़िया, है ना, तभी होगा एक्सपोर्ट। लेकिन मान लो जो स्ट्रक्चर है वही बिगाड़ दिया जाए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में ही कुछ गड़बड़ कर दिया जाए, तो एक्सपोर्ट क्या होगा, फिर तो कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं होगा। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर वही रखा है, जैसे मान लो कि यहाँ पर सपोज द डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट फॉल्स। अब मान लो कि भाई अब विदेश में मान लो कि अब यहाँ से हम हैंडीक्राफ्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट ऑल ओवर वर्ल्ड मान लो फेमस हैं, अब मान लो कि जा रहे बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन मान लो अगर उनकी डिमांड गिर जाए तो वो क्या हो जाए, स्ट्रक्चरल, अब आदमी क्या बनाने ही छोड़ देगा यहाँ पे, है ना, मैन्युफैक्चरिंग उसकी बंद हो जाएगी, है ना। तो द रिसोर्सेज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस हैंडीक्राफ्ट मस्ट शिफ्ट टू सम अदर लाइन ऑफ द कंट्री मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड इंपोर्ट। तो क्या हो जाएगा, वो रिसोर्सेज जो चीज़ बनाते हैं वो फिर किसी और लाइन में शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, तो ये स्ट्रक्चरल चेंज हो जाते हैं। अब वेज ऑफ करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम, अब जो ये अब ये हो गया, लेथन रायता फैल गया है, अभी रायता समेटा कैसे जाए, बात गवर्नमेंट ये करती है, रायता कैसे समेटा जाए। तो रायते समेटने के लिए भाई क्या करता है, देयर आर 4 मेथड ऑफ करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। पहला तो ट्रेड पॉलिसी मेजर, ट्रेड पॉलिसी मेजर से क्या होता है, एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट एंड रिस्ट्रेनिंग इंपोर्ट, है ना, कि गवर्नमेंट क्या करती है, मान लो कि कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगी कि भाई एक्सपोर्ट बढ़े, है ना। और जो है कि जैसे मान लो कि एक टाइम पे क्या एक्सपोर्ट कम हो रहा है लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, मतलब डेफिसिट घाटा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या करेगी गवर्नमेंट कि उस जो बढ़ा हुआ जो है कि आपका इंपोर्ट उसे क्या करेगी, नीचे लाएगी, और जो नीचे एक्सपोर्ट हो गया रोका उसे ऊपर लाएगी, तो एक टाइम पे क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। अभी ऐसा कैसे कर सकती है गवर्नमेंट, तो भाई ऐसा इसलिए करेगी जैसे कि जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं, है ना, बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं, मान लो कि 100 रुपये की आ रही है, लोग दनादन मार खरीदे जा रहे, खरीदे जा रहे। गवर्नमेंट ने क्या करा, लो भट से 20 रुपये का टैरिफ लगा दिया उस पर, अब वो 100 रुपये की 120 की हो गई, अब आदमी अरे बढ़ गई, महंगी होगी भाई ये तो वो भी क्या हो गया भाई कि वो जो है कि बाहर से एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे, कि बाहर की चीज़ें घर की स्वदेशी खाओ, स्वदेशी बनाओ, स्वदेशी यही सब कुछ, बाहर से चीज़ें बंद भैया। ये जैसे कि मान लो कि बहुत ज़्यादा मान लो कि लोग चाइना चीज़ें पसंद जो है कि क्या करने लगे भाई, खरीदने लगे, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ने कि उस पर जो है कि टैरिफ लगा दिया कि भैया आप लोग खरीदो चाइना की चीज़ें, है ना। तो थोड़ा जो कि लोगों ने थोड़ा मान लो कि कम हुआ, लेकिन उनकी कीमत ही इतनी ज़्यादा है कि तब भी लोग खरीद रहे हैं, क्या कर सकते हैं भाई। लेकिन ये गवर्नमेंट एक तरीका है कि वे बाहर का एक्सपोर्ट कम करने के लिए। बाकी अब मान लो कि ये इंपोर्ट कैसे बढ़ाए, इंपोर्ट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर देती है, कोटा, कहती है लो हम तुम्हें जाओ सब्सिडी कर दे रहे हैं, तुम जाओ एक काम करो, बढ़ाओ इंपोर्ट माल बनाओ बढ़िया, हम तुमको क्या कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, बढ़िया से मैन्युफैक्चरिंग करो, है ना। और जो है कि तुमको कोटा, इस कोटा में हम रख दे रहे हैं कि भाई तुमको कोटा आसान हो जाता है कि मान लो मैन्युफैक्चरिंग का आपका ये कोटा, जो बाहर चीज़ हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, है ना, तो उस सेक्टर में गवर्नमेंट एक कोटा निकाल देती है कि आप अगर ये माल प्रोड्यूस करोगे तो आपको जो है कि इतना परसेंट, 20%, 30% हम सब्सिडी देंगे। तो आदमी भी दबा के बनाता है ना, कहता भाई जब लागत कम आएगी तो हम दबा के एक्सपोर्ट बाहर करेंगे, तो वो कोटा साइन कर देती है। दूसरा तरीका क्या है कि एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज। अब ये जो एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे मान लो कि अब लोग हैं, है ना, तो मान लो कि अब वो क्या करें, उनकी जेब में पैसा बहुत ज़्यादा, महंगाई बढ़ा रखी उन्होंने, है ना, प्राइस ऑटोमेटिक तेज हो गए, तो बाहर से लोग मांग मंगाने लगे हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कर देगी। जो तरलता है, लोगों की जेब में पैसा है, उसको खींच लेगी। कैसे खींचेगी, लोगों की जेब में पैसा कब आता है, जब मान लो कि बाकायदा जो है कि गवर्नमेंट जो बैंक जो है कि वो लोन देती बढ़िया दबा के, है ना, तब आता है।
तो मान लो क्या करेगी भैया, लोन का जो है कि रेट बढ़ा देगी। आरबीआई जगह कि एक काम करो भैया, जो अपना रेपो रेट है उसकी कीमत कम करो, सॉरी उसकी कीमत बढ़ाओ। रेपो रेट वो होता है जो जिस रेट पे जो है कि आरबीआई बैंक को लोन देती है ना। और उसके बाद मान लो कि फिर बैंक जो है कि जनता को देती है लोन। तो जब उसको ही जब महंगे रेट पे लोन बढ़ेगा मिलेगा, तो फिर वो भी तो जनता को महंगे रेट पे देगी ना लोन, है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, तो आदमी जब मान लो वही लोन मिल रहा था 10% पे, अब वही लोन मिल लेंगे मान लो 15% पे, तो आदमी लेगा नहीं लेगा। तो एक तो बैंक से पैसा मिलता है, दूसरा पैसा मान लो आदमी खुद का कुछ ऐसा कर रहा है जो पैसा उसके बहुत ज़्यादा हो रखा है ना। तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करती है, सिक्योरिटीज़, है ना, मार्केट में जो है कि आपने देखा होगा, अरे एलआईसी में बहुत बढ़िया वो निकल आया है, उसमें जो है कि आप डेली जो है कि आप महीने का किस्त बनवा लो, पैसा जमा करो, 5 साल बाद दुगना करके देंगे वो, है ना। तो जिसके पास पैसा है तो उसके पास ऐसा अगर ऑफर आएगा, वो कहेगा अरे भैया तुरंत हम ले लेंगे, हम इसी काम के लिए बैठे, पैसा हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, वो तुरंत ले लेगा। तो उसकी भी जेब से पैसा छीन लिया गवर्नमेंट ने, आम जनता की भी जेब से मान लो पैसा आने नहीं दिया उनके पास। तो क्या हुआ भाई, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो मॉनेटरी पॉलिसी उन्होंने क्या करी, टाइट कर दी, है ना। मतलब जो है कि तो टाइट कर दी, उससे क्या हुआ, लोगों को पैसे नहीं रहा, पैसे नहीं रहा, तो ऑटोमेटिक चीज़ें जो है कि डिमांड कम करें, तो चीज़ें हमारे यहाँ ऑटोमेटिक सस्ती हो जाएगी, फिर लोग क्या करेंगे, ये चीज़ें खरीदेंगे, है ना। तो एक तो ये होगा। उसके बाद कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी वही टैक्स वगैरह, है ना, कि टैक्स वगैरह उन्होंने क्या करा कि भाई बढ़ा दिया, कि बाहर की चीज़ें मंगाओ, हम अब चीज़ें तो तुम 100 रुपये मंगा रहे हो, वो हम टैक्स लगा देंगे, देश में आएगी तो वो 150 रुपये मिलेगी यहाँ पे आपको, ठीक है। तो बाहर से लोग मंगाएंगे नहीं चीज़ें, विच अफेक्ट द इनकम एंड प्राइस इन द कंट्री, जो भी है। उसके बाद एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज, एक्सपेंडिचर स्विच, हाँ ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन ये बहुत बुरी भी है। ये तो मतलब जो है कि बहुत ज़्यादा कि थप्पा लगा देती है हमारे देश पे, जो है कि एक तरीके का ना गलत मैसेज जाता है, और ये बहुत गलत है। डिवेल्यूशन आप समझ सकते हो, पैसे अपना जो कि पैसे की कीमत गिर जाए, है ना। जैसे एक टाइम पे आपको मालूम है $1 के बराबर हमारा 1 रुपया हुआ करता था, आज की डेट में क्या है 75 या मतलब से ऊपर ही हो गया, 80-80 रुपये जो है कि $1, है ना। कि जो है कि एक एक 80 रुपये इकट्ठा करो तब $1 के बराबर होते हैं। तो लेकिन इससे तो ये गवर्नमेंट डिवेल्यूशन क्यों करती है, गवर्नमेंट डिवेल्यूशन इसलिए करती है, मान लो कि रुपया है, मान लो सपोज उदाहरण के तौर पर मान लो वही एग्जाम्पल ले लो कि हमारा आज की डेट में मान लो कि 1 रुपया $1 के बराबर है ना। तो अगर मान लो कि अब ये रुपए जो है कि उसने कीमत गिरा दी, गवर्नमेंट ने इसकी रुपए की कीमत उसको डिवेल्यूट कर दिया, तो वो उसकी मान लो कि अब हो गया है कि $1 में $2, है ना, कि मतलब जो है कि उसको बिल्कुल उसकी कीमत आधी कर दी। तो मान लो कि अब पहले क्या करता, बाहर से लोग मान लो यहाँ से चीज़ खरीदते थे कि भाई चलो $1 के बराबर है ना। एक मान लो कि उनको $1 में 1 यूनिट कोई चीज़ मिल रही है, सपोज जिसकी कीमत यहाँ पे 1 रुपया है ना, तो वो उनको 1 यूनिट मिल रही है। लेकिन अगर जो है कि $1 जो है $2 बराबर कर दिया, तो वो अपने उसी $1 में यहाँ से तो वैसी 2 चीज़ें ले सकता है। भाई मान लो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे, मान लो कि एक हमारा यहाँ पर सपोज कोई मोबाइल वगैरह है, सपोज फॉर उदाहरण के तौर पे मान लो, है ना, वो $100 में एक ले लेता था फ़ोन, है ना। लेकिन आज की डेट में जो है कि $100 मतलब $100 $100 के बराबर होते थे, है ना। लेकिन जो है कि वो जो यहाँ पे जो अब क्योंकि चूंकि $1 में $2 हो गया है, तो मतलब जो है कि वो $100 जो है कि वो $200 के बराबर जो है कि हो गया है ना। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी फ़ोन की कीमत जो है कि वो आधी हो जाएगी, $50 हो जाएगी, है ना। तो वो क्या करेगा, उसी $100 में क्या करेगा, 2 फ़ोन खरीद लेगा यहाँ से। तो वो क्या करेगा, यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट करने लगेगा अपने देश में, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा ऐसे। तो और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा कि जो है कि मान लो अब यहाँ पे क्या होगी, जिसके पास $100 था, है ना, तो $100 था, अब उसकी उन्होंने क्या करा कि वो $100 उसका हो रहा था $1 के बराबर, लेकिन अब वो $100 हो रहा है किसके बराबर, आधे डॉलर के बराबर। तो वो बाहर से चीज़ें क्यों मंगाएगा, फिर वो तो फिर अपने देश से ही खरीदेगा, क्योंकि जो $1 की चीज़ थी अब उसको $100 मिलेगी नहीं बाहर से, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, डिवैल्यूएशन कर देती है। तो लेकिन अब डिवैल्यूएशन जो है कि एक ये आपके इकोनॉमिस्ट थे, है ना, मार्शल लर्नर, है ना, इन्होंने कहा कि डिवैल्यूएशन आपका जो है कि तभी इफेक्टेड है जब ऐसी चीज़ होगी। कैसे, इन्होंने कहा कि देखिए जब आपका इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट, जो गुड्स आप बाहर भेज रहे हो उसकी इलास्टिसिटी, प्लस जो आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो उसकी इलास्टिसिटी जो है, उसकी वैल्यू जो है कि उसको दोनों अगर हम जोड़ दें, उसकी वैल्यू अगर आप ग्रेटर देन 1 होगी, है ना, तभी जो है कि वो आपका कारगर होगा, डिवैल्यूएशन तभी आपकी कारगर होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब देखिए, अब आप ऐसे समझ लीजिएगा कि डिवैल्यूएशन जो है भाई अगर एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी आप समझिएगा, देखिए कोई हम ऐसा बाहर गुड्स बेच रहे हैं, मान लो कि नमक का फिर उदाहरण ले लेते हैं,
अब भाई अगर हमने नमक का मान लो कि रेट कम हो गया, हमने यहाँ डिवैल्यूएशन कर दिया, मान लो कि $1 उनको एक पैकेट नमक का मिलता था, लेकिन जो है कि अब जो है कि वो नमक जो है कि अब वो उनको $1 में 2 पैकेट अब नमक मिलने लगा है। तो वो नमक भाई ऐसा अब क्या करेंगे, वो क्या नमक का 2 पैकेट लेने लगेंगे? मान लो कि इनकी मान लो पूरा मान लो कि सपोज पैकेट मान लो 1 लाख पैकेट मंगाता था वो कोई कंट्री, है ना, तो क्या वो 2 लाख पैकेट मंगाने लगेगी साल का? नहीं तो नहीं मंगाएगी, क्योंकि भाई नमक लोग ज़्यादा थोड़ी खाने लगेंगे, ज़्यादा खा के क्या अपना बीपी बढ़ा लेंगे बहुत ज़्यादा? नहीं कर सकते ना ऐसा। तो इसलिए जो अब उसकी नमक क्यों, क्योंकि उसकी राशनिटी क्या है कि भाई एक से कम है, मतलब प्राइस में चेंज होने से डिमांड उसकी नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी जगह पे अगर मान लो डिवैल्यूएशन कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, पैसा की कीमत भी गिर गई, है ना, और बर्बाद भी होगा खुद ही। तो वहाँ पे तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू को दोनों को मिला के अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है, तब तो जो है कि भाई इट विल बी, मतलब जो भी है कारगर होगा, है ना, बेनिफिशियल। अगर लेकिन अगर बराबर है तो ये ना बेनिफिशियल होगा ना हानिकारक होगा। लेकिन जो है कि अगर बराबर है ना, तो जो है कि कोई चेंज ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा भाई, मेरी करेंसी तो डिवैल्यूड हो जाएगी ना। लेकिन जो अगर ये एक से कम है ना, तो फिर ये एडवर्सली इफेक्ट करेगा हमारा किसको, जो है कि बीओपी को जो है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देगा। तो वहाँ पे ई एक्स प्राइस इलास्टिसिटी एक्सपोर्ट वो आप यहाँ पे मैं हमारे दे रखी वैल्यू। उसके बाद जो इनकम ऑब्जॉर्प्शन अप्रोच, तो अभी देखिए इनकम ऑब्जॉर्प्शन अप्रोच, अब यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई मान लो आपने डिवैल्यूएशन कर दी, अब एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा आपके यहाँ से भाई डिमांड होने लगेगी, क्योंकि भाई वही ₹100 की चीज़ जो है कि अब जो $1 में जो है कि पहले ₹100 हुआ करते थे, अब वही जो है कि उनके $1 में जो है कि मान लो कि फॉर उदाहरण के तौर पे मान लो कि पहले मान लो $1 में ₹1 हुआ करता था, अब वही $1 में ₹2 के बराबर चीज़ उनको मिल जाएगी, है ना। तो बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे, अब डिमांड करेंगे तो फिर वो क्या हो जाए, अब डिमांड करें तो हमारे पास कम से कम माल तो रखा हो जो हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। सपोज मेरे पास जो है कि भाई जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं वो प्रोडक्ट ही नहीं है यहाँ पे इंडिया में, जब वो प्रोडक्ट ही नहीं है तो फिर भाई किस बात का जो है कि डिवैल्यूएशन हो गया, अब वो डिमांड कर रहा है, इधर प्रोडक्ट ही नहीं है, तो बेचेंगे तो फिर जो कि पैसा $1 कैसे मिलेगा फिर हमको, है ना। तो यहाँ पे भी रखा है कि कंट्री शुड हैव एक्सपोर्टेबल गुड्स सरप्लस, उसका जो है कि सरप्लस होना चाहिए, कि जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उससे भी ज़्यादा जो भेजना पड़ेगा ना वो माल। तो यहाँ पर दे रखा है कि आपका बीफ ट्रेड बैलेंस इक्वल टू वाई माइनस ए, जहाँ पर वाई आपकी नेशनल इनकम हो गई है ना, और ए हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ कंजम्पशन। अब मान लीजिए कि नेशनल इनकम हो गई है प्रोडक्शन गुड्स प्रोड्यूस, मान लो कि अब यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस में मान लो कि हमने 100 कुंटल मान लो गेहूँ प्रोड्यूस करा, लेकिन मान लो अगर हमारी कंजम्पशन ही मान लो 100 उसकी है 100 कुंटल की, तो हम फिर बाहर बेचेंगे क्या। तो इसीलिए जो है कि ये ज़्यादा होना चाहिए, यानी जो है कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए जो गुड्स हम बाहर एक्सपोर्ट करने वाले हैं, है ना, ताकि उसे अगर हम कंज्यूम भी कर लें तब भी इतना बच जाए जो हम बाहर बेच सकें, है ना। उसके बाद जो है कि करेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसिप्लिन, जो मैंने ऊपर बताया था क्या क्या करेक्शन होते हैं वो यहाँ पर नीचे दे रखा है ना। एक आपका है एक्सचेंज कंट्रोल, ये चौथा नंबर वाला एक्सचेंज कंट्रोल। हाँ, अब देखिए सब में खतरा है, जो मान लो कि अब उन्होंने क्या करा कि भाई डिवैल्यूएशन कर दिया, तब भी लफड़ा है, पता नहीं जो है कि मान लो होगा कि नहीं होगा, गवर्नमेंट बहुत सोचती है इससे पहले कि पता नहीं भाई, जैसे कि डिवैल्यूएशन आपका हुआ था 1966 वाला, कोई जो है कि कोई अंतर उसमें निकला नहीं था, मतलब जो कोई उससे फ़ायदा नहीं हुआ था, है ना। तो इसीलिए जो है कि गवर्नमेंट जो है कि डिवैल्यूएशन जल्दी करती नहीं है ना। डिवैल्यूएशन 3 बार जो है कि हो चुका है, एक तो आपका 1949 में हुआ था, है ना, एक आपका 1966 में हुआ, है ना, एक आपका जो है कि 1991 में हुआ, ठीक है। तो 91 वाला आप देख लीजिए, थोड़ा डाउट है। तो इसमें जो है कि भाई ये चीज़ें हैं, तो इसलिए जो है कि ये सब चीज़ें गवर्नमेंट जो है कि यहाँ पर आपका ये वाला हो गया है कि ये सारे जो एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी जो है, ट्रेड पॉलिसी है, घटाना बढ़ाना जो है कि इनसे चीज़ें कंट्रोल नहीं होती हैं, आदमी नहीं मानता है ना। तो जो है कि भाई तो गवर्नमेंट अपना पावर का इस्तेमाल करती है, गवर्नमेंट कहती है बाहर जो चीज़ लोग इंपोर्ट मंगाते हैं वो किससे मंगाते हैं, डॉलर से, भाई डॉलर से मंगाते हैं ना। तो डॉलर जो है कि डॉलर से मंगाते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है कि एक काम करो, जितना भी डॉलर है तुम लोगों के पास, है ना, वो सब जमा करो, लाके सब जमा कर दो मेरे पास, कुछ नहीं मंगाया जाएगा बाहर से। एक्सचेंज कंट्रोल कर लिया जाता है ना। तो वो रोक दिया जाता है इंडिया में ही, अगर मान लो रुपया डॉलर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा है तो रुपया उनके पास, है ना, तो डॉलर तो उनको पहले ही नहीं था उनके पास, लेकिन नहीं, रुपया से ही वो डॉलर पर आते हैं, रुपया से डॉलर जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे कन्वर्जन करते जाके हैं, उसके बाद जो है कि फिर डॉलर जब उनके पास आता है तब वो खरीदारी करते हैं, है ना। हाँ, ऑनलाइन पेमेंट बहुत है, पेपल वगैरह दुनियादारी, लेकिन बिना जो है कि रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट के नहीं कोई चीज़ बाहर जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो एक्सचेंज कंट्रोल जब पूरा कंट्रोल ही गवर्नमेंट ने लगा दिया तो फिर कौन क्या कर लेगा, बात ख़त्म।
तो ये टेबल बना रखा है। यहाँ पर ये मिसलेनियस मेजर्स वगैरह हो गए तो वो पढ़ लीजिए, फॉरेन लोन्स वगैरह हो गए, कुछ चीज़ें हो गई हैं ना, तो वो आप समझ लीजिएगा थोड़ा। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंसेंटिव वगैरह ये सब तरीके हैं, है ना, गवर्नमेंट के। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब वही हो गया कि भाई इंपोर्ट जो है, जो भी प्रोडक्ट आ रहा था उसको सब्सटीट्यूट करवा दिया गया दूसरा प्रोडक्ट उसकी यहाँ पे, है ना। तो जो है कि मान लो दूसरा सब्सटीट्यूट यहाँ पे कोई पैदा कर दिया गया, तो वो जो है कि भाई उन्होंने क्या करा कि उसी से काम चला रहे हैं, बाहर चीज़ें मंगाना बंद, है ना। एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप कंक्लूजन का निकला, देखिए सारे एप्लीकेशन ऑफ टूल डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ डिसिक्विलिब्रियम। अब कौन सा डिसिक्विलिब्रियम में कौन सा टूल लगाया जाए, मतलब कौन सा उसका जो है कि सही करने का तरीका लगाया जाए, ये भी जो है कि बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कि फिजिकल मेजर शुड बी यूज्ड फॉर करेक्टिंग साइक्लिकल इक्विलिब्रियम। जो साइक्लिकल इक्विलिब्रियम में जब लोग जिसमें पैसा आ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल मेजर वगैरह लगाया जाता है ना। हालांकि यहाँ पर जो है कि साइक्लिकल डिसिक्विलिब्रियम जो है, इसमें फिजिकल मेजर, जैसे कि भाई भाई मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इंपोर्ट का, तो उन्होंने फिजिकल में टैक्स लगा दिया, उस पर टैरिफ लगा दिया, तो टैरिफ वाई लगा दिया वहाँ पर। तो जो है कि भाई जब चीज़ें महंगी हो जाएगी, वो ठीक है, बाहर वाली भी चीज़ जब महंगी हो जाएगी, तो जो है कि फिर ऑटोमेटिक यहीं की चीज़ डिमांड करोगे आप, है ना। कैपिटल मूवमेंट आर नीडेड टू ब्रिंग इन सेकुलर डिसिक्विलिब्रियम। सेकुलर जो बहुत जड़ों में बिल्कुल घुस गया है ना, जिससे कि जो है कि सही नहीं हो पा रहा है जो, तो उससे क्या है कि कैपिटल मूवमेंट, गवर्नमेंट जो है कि क्या करती है, बाहर से पैसा वगैरह मंगा के जो है कि यहाँ पर प्रोडक्शन कराती है, उसे एक्सपोर्ट करती है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो है कि भाई मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का, तो वो कमेंट में पोस्ट करिएगा। मैंने यहाँ पर कोशिश यही करी कि बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, बिल्कुल शुद्ध हिंदी देसी भाषा में आपको समझाया है। बाकी किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, है ना, तो वो जो है कि आप कमेंट में बताइएगा, है ना। और कोई समस्या हो तो बताइएगा। बाकी तैयारी करिए दबा के अपनी, बढ़िया बढ़िया दबा के पढ़ाई करिए, पढ़ाई में ही दम है। अगर आप जो है कि कम नहीं है तो ठीक है, अगर आप कम होंगे, है ना, मतलब आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी जो है कि मतलब आपको लगता है कि नहीं, तो फिर ना पढ़िए, है ना। जब कॉन्फिडेंस होगा, आपको लगता है मैं कर सकता हूँ, तब पढ़िए दबा के, ठीक है। और बाकी उसके लिए मैं बैठा हूँ, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जानकारी तो बहुत कुछ है, रीजनिंग वगैरह दुनियादारी बहुत ज़्यादा, जब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था, और मैथ का ही मैं स्टूडेंट रहा हूँ, है ना। तो बहुत ज़्यादा जो है कि मान लो कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो भी मैं सोच रहा हूँ रीजनिंग की क्लासेस भी लिया करूँ। रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रही है। और बाकी जो है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह जो आपके नेट में जो फर्स्ट पेपर है ना, तो उसके बारे में जो भी क्लासेस, तो थोड़ा समय का अभाव है, तो वो भी क्लासेस लूँगा, ताकि जो है कि थोड़ा वो भी आप समझें। और बाकी जो है कि कोई क्वेरी वगैरह हो, आप मुझे पोस्ट करके इसमें कमेंट में बताइए। अभी के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।